बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये जो लेक्चर है बेसिकली इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे जो टॉपिक्स वो है फ्लैगशिप बिहेवियर ऑफ आरसी मेंबर्स which is one of the most important members and one thing you must remember कि ये जो लेक्चर होगी बेसिकली ये आम तौर पर इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादातर मैं उर्दू में कवर करूँगा और इसकी जो एग्जांपल्स होगी तो वो मैं इंग्लिश में कवर करूँगा, ठीक है। तो देयरफॉर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होती हैं हमारा ज़्यादातर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स उनको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हैं, इस वजह से आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं उनको उर्दू में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। सबसे पहले जो टॉपिक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मुझसे पूछे जाते हैं कि सर प्लीज़ record some lectures on the design of rectangular beam. Remember, if you are designing a rectangular beam, if you are designing a double reinforced beam, if you are designing a T beam, आप कॉलम को डिज़ाइन कर रहे हैं, आप स्लैब डिज़ाइन कर रहे हैं, सबसे पहले जो ACI कोड है, so you must remember the basic of ACI code approach, right? 318 की कोई भी मेंबर फ्लेक्सर मेंबर हो या कंप्रेशन मेंबर हो उसको अच्छी तरीके से डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक आरसी मेंबर को जो डिज़ाइन हम करते हैं उसका जो पूरा पूरा जो उसका तरीक़ाकार है, उसकी जो पूरी मैकेनिज़्म है, बिहेवियर है, जिस तरह उसको हम किस तरह से अप्रोच करते हैं, वो अगर वो अप्रोच आप लोगों को क्लियर ना हो तो फिर यू आर अनेबल टू टू डिज़ाइन एनी मेंबर प्रॉपरली, राइट। सो ऐसी कोड में जितने भी अगर आप देखें आप जाए ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वो बहुत कॉमन है और जो कि बार बार यूज़ होती है, जिस तरह आपने देखा होगा फैक्टर, बीटा वन, एप्सिलॉन यू, एप्सिलॉन एस, राइट, एफ वाई, एफ सी प्राइम, एफ ए वी, और इस तरह कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो कि बार बार कोई भी मेंबर आप उठा के जब आप डिज़ाइन करते हैं यू हैव टू फेस दोज फार्मूलाज। So that why in this lecture और इससे जो अनकमिंग लेक्चर है I will try my best to uh, to clear all those confusions of you people जिसको आप फेस करते हैं और जिसको आप समझते नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर की जो टॉपिक्स होगी ज़्यादातर इसको सारे टॉपिक्स को तो मैं इस एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकता। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको मैं जल्द से जल्द कम से कम लेक्चर में कवर करूँ। सबसे पहले हम फ्लैगशिप बिहेवियर ऑफ आरसी मेंबर को स्टडी करेंगे। इसमें मेन हमारी कंसंट्रेशन यही होगी कि इसमें जो रेक्टेंगुलर सेक्शन हम एक बीम हम जब लेते हैं और उसमें जो हम विटनी ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, अरे उसमें ट्रायंगुलर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है जो कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ज़्यादातर इसी लेक्चर में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे फोकस करेंगे, इसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम एक इक्वेशन प्रूफ करेंगे जो कि बहुत वेल नोन इक्वेशन है, और इसके बाद हम इस फैक्टर्स को इजी में आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दीज फैक्टर्स। फिर ओवर रीइंफोर्स, अंडर रीइंफोर्स और बैलेंस सेक्शन जो कि ऐसे कोड में एक बहुत अहम टॉपिक है, इसको भी कवर करेंगे। इस तरह जो मिनिमम स्टील रेशो है, मैक्सिमम स्टील रेशो है और जो बैलेंस स्टील रेशो है वो उसको भी कवर करेंगे। एक अहम फैक्टर जो कि फाइव फी फैक्टर होता है जो कि आई विल आल्सो डिस्कस इट इन माय डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम सेक्शन, तो उसमें भी मैंने इस फैक्टर को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये फैक्टर है क्या और इसको हमने एडजस्ट कैसे करना है, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कंसिडरेशन होगी लाइक जब आप बीम की डिटेलिंग करते हैं कितना स्पेसिंग होनी चाहिए, बार टू बार स्पेसिंग कितनी होगी, क्लियर कोड कितनी होगी, ऐसी कोड क्या कहता है, हुक कैसे देनी है, और बीम में प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ बार्स किस तरह करेंगे, इस तरह स्किन रीइंफोर्समेंट क्या होती है, कुछ ऐसे बहुत अहम चीज़ें होती हैं जो कि हम इस एट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एग्जांपल्स होगी रेक्टेंगुलर बीम के ऊपर, टी बीम के ऊपर, प्रैक्टिकल एग्जांपल, ओके। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे इसके लिए जो मेरे पास नोट्स है, मेरे पास जो बुक है वो नेल्सन की बुक है, और इसके अलावा मेरे पास जो दूसरा बुक है वो है जाहिद अहमद सदीकी,
और इसके बाद में अपनी क्लास नोट्स जो है, जो कि मैंने तकरीबन 2011 आई थिंक सो 2010 2011 मैंने डिप्लोमा में जो मैंने नोट्स बनाए थे, तो वो ज़्यादातर मेरे क्लास नोट्स है, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इन बुक से इस टॉपिक को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट के आई विल फॉलो माई ओन नोट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. First of all, we are starting from the definition of beam, right? That what is a beam? Because we are mostly focused on a beam, right? So आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीम बेसिकली क्या होती है. ठीक है, ज़ाहिर है बीम जो होती है एक स्ट्रक्चरल मेंबर होती हैं, लेकिन बीम जो है, बीम की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि बीम एक ऐसी मेंबर होती है विच इज़ प्राइमरली सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, सब्जेक्टेड टू फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस, जिसमें आम तौर पर आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बीम में से टार्जन भी होती है, shear भी होती हैं, और इसमें एक्सियल स्ट्रेस भी डेवलप होती हैं, राइट. इसमें ज़ाहिर है कि हमारे पास shear भी होती है, जो भी है मुख्तलिफ तरह की कंबाइंड स्ट्रेसेस होती हैं, लेकिन बीम एक ऐसी मेंबर होती है जिसमें जो फ्लेक्सर है ना, फ्लेक्सर स्ट्रेसेस, लेट्स से दिस इज यूडियल लोडिंग, और इसमें जो बेंडिंग होती हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं, राइट. यानी कि बीम इज अ फ्लेक्सर मेंबर, इट शुड बी रिमेंबर. एसीए कोड जो डिफाइन करता है कि बीम में से जो एक्सियल स्ट्रेसेस होती है उसकी मकदार 10% ऑफ द ए जी ग्रास एरिया ऑफ द सेक्शन इंटू एफ सी प्राइम से कम होगी. याद रखिए, अगर एक्सियल स्ट्रेस, ज़ाहिर बीम में तो एक्सियल स्ट्रेसेस भी होती है, तो अगर एक्सियल स्ट्रेसेस एक्सियल फोर्सेस इससे ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर हम बीम को इस तरीके से जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन तरीक़ों से हम उसको उसकी एनालिसिस नहीं कर सकते. आमतौर पर आप लोगों ने कॉलम स्टडी किया होगा, तो कॉलम में हमारे पास यूनी एक्सियल कॉलम और बाई एक्सियल कॉलम होती है, राइट. सो बाई एक्सियल की केस में या यूनी एक्सियल की केस में फिर हम इसको स्टडी करते हैं बीम को. ठीक है ना. तो ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि बीम जो होती है प्राइमरीली सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेसेस, राइट. अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ फ्लेक्सर स्ट्रेस. फ्लेक्सर स्ट्रेस जो होगी, हमारी जितनी भी लेक्चर्स होंगी वो सारे, उन सारों में हम बेसिकली हमारी फोकस यही होगी कि हम फ्लेक्सर स्ट्रेंथ को किस तरह फाइंड आउट करते हैं. फ्लेक्सर स्ट्रेंथ जो होती है एक फ्लेक्सर मेंबर की ऐसी स्ट्रेंथ होती है कि, यानी कि बेंडिंग में मेंबर की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम कहते हैं फ्लेक्सर स्ट्रेंथ. यानी कि जब कोई बीम बेंड होती है तो इस बेंडिंग के दौरान जो रेजिस्टेंस शो करती है अगेंस्ट द बेंडिंग, राइट, तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्सर स्ट्रेंथ. याद रखिए, इसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं इन द केस ऑफ अ फ्लेक्सर मेंबर, इसको हम मोस्टली डिनोट करते हैं एम एन से. एम एन एन मीन्स नॉमिनल मूवमेंट कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं नॉमिनल मूवमेंट कैपेसिटी, राइट. हमारी जितनी भी कैलकुलेशन है वो हमारी बीम की नॉमिनल मूवमेंट कैपेसिटी की डिटर्मिनेशन होती है. अब फ्लेक्सर स्ट्रेंथ को सही तरीके से प्रेडिक्ट करना ये स्ट्रक्चर इंजीनियर की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट. क्योंकि फ्लेक्सर स्ट्रेंथ अगर आप सही तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे तब जाके हम बीम को सेफली डिज़ाइन करेंगे. फ्लेक्सर स्ट्रेसेस और इसके अलावा जितनी भी स्ट्रेसेस है, उन तमाम स्ट्रेसेस को ऐसे तरीके से फाइंड आउट करना along the service life of a structure, it is the first responsibility of a structure engineer, right. याद रखे, एक हमारे पास होती है नॉमिनल मूवमेंट, एक होती है हमारे पास डिजाइन मूवमेंट, जिसको हम पाई एम एन से डिनोट करते हैं, बाज़ औक़ात इसको एम डी से, जिसको हम डिजाइन मूवमेंट कैपेसिटी. याद रखें, जब हम नॉमिनल मूवमेंट कैपेसिटी को स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिजाइन कैपेसिटी
अचीव होती है। एक होती है हमारे पास MU, जिसको हम कहते हैं अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी। ये भी आप लोग याद रखें, अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी। अल्टीमेट मोमेंट, सॉरी, अल्टीमेट मोमेंट वो होती हैं जो कि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, जिसको हम 1.2 m डेड प्लस 1.6 m लाइव से डिटरमिन करते हैं। ये भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, यानी कि जो एक्ट करती है। अब ये लोड फैक्टर्स है जिसके ज़रिए से हम एम्पलीफाई करते हैं डेड लोड्स को, लाइव लोड्स को, और फिर जाके हमारे पास जो WL स्क्वायर in the case of a statically determinate beam, WL square divided by 8 से जो मालूम करते हैं, that was our ultimate moment capacity। तो फ्लैक्स डिस्टेंस को फाइंड आउट करना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कंक्रीट की जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, हमारे पास जब भी हम सिलेंडर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं यूटीएम मशीन में से, और ज़ाहिर है यूटीएम में से जब हम सैंपल को प्लेस करते हैं तो हम उसके ऊपर से कंप्रेसिव लोडिंग अप्लाई करते हैं, राइट। और यू जाके जो मेंबर जो होती है या जो सिलेंडर होती हैं वो क्रश होती है। उसके बाद हम एक एक स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप की एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेन और ये स्ट्रेस, राइट। दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन। अब ये बात आप लोग याद रखें कि किसी भी कंक्रीट सैंपल के लिए आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो आप ड्रा करते हैं, तो कंक्रीट की जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है मुख्तलिफ स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। यूजुअली जो हम आइडेंटिकल ड्रा करते हैं वो कुछ इस तरह से, इट लुक लाइक इन दिस शेप। लेकिन मोस्टली आप लोग ये बात ज़रूर याद रखें कि ज़्यादातर जब अब कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो उसकी जो ये जो इंक्लाइनेशन उसकी बढ़ती है इस तरह, और जब इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है तो इसकी ये थोड़ी सी यूं इस शेप में होती है, यानी कि उसमें डक्टिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ती है। और जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है उसमें डक्टिलिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसमें स्ट्रेन की जो लिमिट होती है स्ट्रेन की, वो ज़्यादातर 0.0025 तक, ज़्यादातर 0.0025 तक। और जो ज़्यादातर जो लो स्ट्रेंथ वाले कंक्रीट होती हैं उसमें डक्टिलिटी 0.0045 तक वेरी करती है फ्रॉम वेरियस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। याद रखें, मुख्तलिफ कंक्रीट की यानी जो ग्राफ है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द लोडिंग। जब आप लोडिंग को इंक्रीज करते हैं, यानी कि आप उसकी रेट को इंक्रीज करते हैं, रेट को डिक्रीज करते हैं, इसी तरह जो स्ट्रेंथ जो होती है, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके साथ इसकी जो शेप होती है, इसकी जो बिहेवियर होती है वो डिफरेंट होती है। अब इस कर्व को ना हम बेसिकली क्या करते हैं, थोड़ा से और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। याद रखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है जहाँ पे कंक्रीट जो होती है वो ब्रेक करती है, जिस पे कंक्रीट क्रश होती है। अब इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक पॉइंट, या जिसको हम कहते हैं क्रश पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेस। याद रखिए, एक होती है स्ट्रेस, एक होती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेस जो होती है वो एक स्पेसिफिक, आप समझे कि एक वैल्यू होती है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ ओवरऑल एक मटेरियल की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, वो जितना ओवरऑल स्ट्रेंथ ले सकता है, उसको ओवरऑल लोड जितना ले सकता है, उस एबिलिटी को उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कहते हैं। लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम आप कह ले, पर यूनिट वो जितनी लोड लेती हैं उसको फिर हम कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होती है उसको हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, राइट। और ये जो अल्टीमेट होती है, अल्टीमेट यानी जो सबसे पीक पॉइंट जो होता है, इसको हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ और
अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। और इस अल्टीमेट स्ट्रेस को कंक्रीट की सिलेंडर टेस्ट की सूरत में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ सी प्राइम से, और ये जो स्ट्रेंथ होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ सी आर और एफ सी आर यू एस एच एफ क्रश से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इसको अगर हम इस साइड पे एक्सटेंड करें तो ये जो हमारा पॉइंट है दिस इज एफ सी प्राइम, राइट। तो एफ सी प्राइम और जो हमारे पास जो ब्रेकिंग और एफ क्रश है इसका आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात ये है, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ कर्व की बिहेवियर को थोड़ा सा स्टडी करें तो याद रखें कंक्रीट की जो कर्व होती है स्ट्रेंथ कर्व और स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व, ये लीनियर नहीं है, ये जो है ना ये पैराबोलिक है, राइट। और यही वो प्रॉब्लम है जिसकी बेस पे अभी तक कंक्रीट की बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक आरसी मेंबर के लिए अभी तक जो है एक रैशनल फ्लेक्सर थ्योरी जो है ना अभी तक डेवलप नहीं हुई, ठीक है। द रीजन इज दैट द कंक्रीट stress and behavior or the stress distribution is not completely yet known, right। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कंक्रीट में जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये जो होती हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स के साथ चेंज होती रहती हैं। तो इसकी वजह से एक रैशनल थ्योरी यानी कि एक वेल डिफाइंड थ्योरी फ्लेक्सर थ्योरी जो है जो कि आरसी मेंबर की बिहेवियर को प्रेडिक्ट करे, टोटल कैपेसिटी को यानी कि एम एन को हम एक्चुअली सही तरीके से प्रेडिक्ट करें। दिस इज द रीजन दैट इज व्हाई वी आर नॉट येट एबल टू डेवलप दिस द फ्लेक्सर थ्योरी, राइट। नाउ अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जो यानी कि ऐसे कोड जो है बेसिकली वो कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं। इससे पहले जो इलास्टिक थ्योरी थी, इलास्टिक थ्योरी में क्या था बेसिकली कि वो एक लेट से मैं इसको दोबारा से ड्रा करता हूं, राइट। इसी तरह इलास्टिक थ्योरी में हम कंक्रीट की एवरेज स्ट्रेंथ कंसिडर करते थे, एवरेज एफ ए वी एवरेज, चूंकि आम तौर पर आप यूं कह ले कि एफ ए वी जो होती थी वो एफ सी प्राइम डिवाइड बाई 2 के। अब उसमें इस तरह इस उसमें बेसिकली डिसएडवांटेज क्या था, देखिए हम इस पूरे कर्व का ये एरिया कंसिडर करते थे जबकि ऊपर टॉप वाला पोर्शन हम इग्नोर करते थे। अब उसकी वजह से जो डिजाइन होती थी यानी कि जो सेक्शन होता था वो अनइकोनॉमिकल बन जाता था, और हम एक 50% जो रिजर्व स्ट्रेंथ थी कंक्रीट की वो हम इग्नोर करते थे। इस वजह से एसीआई जो कोड है वो बेसिकली कंक्रीट की फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करता है। इस वजह से एसीआई कोड इज मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू इलास्टिक थ्योरी। बट इलास्टिक थ्योरी में चूंकि आप 50% को इग्नोर करते हैं इस वजह से सेफ्टी की जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एसीआई। बट जाहिर है कि इलास्टिक से जो है ना सेक्शन एक बहुत अनइकोनॉमिकल सेक्शन डेवलप क्रिएट होती है, ठीक है। अब एसीआई कोड जो है अब उस वो जो है, अब याद रखिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है एसीआई कोड जो डिज़ाइन करता है बेसिकली, देखिए ये हमारा एफ सी प्राइम है ना, ये हमारा ये जो पीक स्ट्रेंथ है इसको हम एफ सी प्राइम से डिनोट करते हैं, लेकिन जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। और ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है ये 85% ऑफ द एफ सी प्राइम हम कंसिडर करते हैं। यानी कि जो एफ क्रश है, एफ क्रश वो पीक स्ट्रेंथ की, ये जो सिलेंडर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है उसकी 85% मीन दैट 15% बिलो 15% बिलो होती है। और जो एवरेज स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, जो एवरेज स्ट्रेंथ होती है एसीआई कोड में
ACI कोड जो कंक्रीट की एवरेज स्ट्रेंथ लेता है वो 72% ऑफ द FC प्राइम कंसिडर करता है, ठीक है ना। यानी कि FAB इक्वल्स टू 0.72 ऑफ द FC प्राइम एंड F ब्रेक उसको वो कंसिडर करता है 0.85 FC प्राइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ACI कोड में जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें कंसिडर करते हैं स्ट्रेंथ को, ठीक है। स्ट्रेंथ को वो हम कंसिडर करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि हम 0.85 क्यों लेते हैं, जो कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है जिस पे कंक्रीट। देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ में बहुत फर्क है, 15% का डिफरेंस है, ठीक है ना। अब इसमें ना थोड़ी सी, अगर हम थोड़ी सी इसमें इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करें इन फैक्टर्स को। देखिए हमारे पास इसमें कुछ फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर जो है वो है हमारा गैमा। देखिए हमारा जो एफ क्रश है इसको अगर हम डिवाइड करते हैं एफ सी प्राइम से तो इसकी रेशो को हम डिनोट करते हैं गैमा से, राइट। ये जो रेशो होती हैं एफ क्रश का एफ सी प्राइम से, इसको हम डिनोट करते हैं गैमा से। और ये गैमा जो है ना, गैमा याद रखें एफ सी क्रश, इसको अगर हम इस तरह लिखे एफ सी क्रश इक्वल्स टू गैमा टाइम्स एफ सी प्राइम, और गैमा की जो वैल्यू होती है वो 0.85 यानी कि 85% ऑफ दी एफ सी प्राइम होती है। एक बात। दूसरी ये कि हमारे पास एक और फैक्टर है जो कि बीटा वन है, ठीक है। अब बीटा वन वो फैक्टर है जिसको हम रेशो लेते हैं एफ ए वी डिवाइड बाय एफ क्रश, ठीक है। यानी कि बीटा वन ये फैक्टर है, ठीक है। अब एफ क्रश को, राइट, जो बीटा वन जो फैक्टर है बीटा वन, ये भी याद रखें कि हमारे पास ये फैक्टर जो होती हैं वो भी 0.85 होती हैं, ठीक है ना। ये भी आप लोग याद रखें। अब याद रखें ये जो बीटा वन फैक्टर होती हैं और ये जो गैमा फैक्टर है ये तब जाके हम यूज़ करते हैं जब हम कंक्रीट की स्ट्रेस, जो एक्चुअल स्ट्रेस ब्लॉक है उसको हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ मैं तो बाद में आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको ये गैमा फैक्टर बीटा वन फैक्टर ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास एक और फैक्टर है जिसको हम कहते हैं अल्फा फैक्टर। जो अल्फा फैक्टर है ये इट इज द रेशियो ऑफ एफ एवरेज डिवाइड बाय द एफ सी प्राइम, राइट। अब ये जो है ना एफ एवरेज जो होती है 0.72 टाइम्स ऑफ एफ सी प्राइम, और एफ सी प्राइम, यस एफ सी प्राइम, राइट। तो अल्फा फैक्टर भी हमारे पास 0.72, लेकिन बेसिकली अल्फा जो होती है इट इज द रेशियो ऑफ एफ एवरेज डिवाइड बाय एफ सी प्राइम। ये जो फैक्टर है ना एफ एवरेज, याद रखें एफ एवरेज की जो वैल्यू होती है इसको अगर हम प्रूव करें इसको तो 0.72 एफ सी प्राइम डिवाइड बाय एफ क्रश की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास नोन है ये, राइट, 0.85 एफ सी प्राइम। तो दोनों अगर आप इसको कैंसिल करें तो इनसे 0.85 की वैल्यू फाइंड आउट होती है, ठीक है। ये भी याद रखें। अब याद रखिए ये जो अल्फा फैक्टर होती हैं और इसके अलावा एक और फैक्टर भी होती है जो कि हम बीटा फैक्टर, इसको भी मैं एलाबोरेट करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अल्फा और बीटा इसको हम अब यूज़ करेंगे, जबकि बीटा वन और गैमा फैक्टर को हम बाद में यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको फॉर द टाइम बीइंग अल्फा और बीटा का मैं इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ, ठीक है, इस लेक्चर में। इसके अलावा जो सबसे अहम क्वेश्चन है वो ये है कि
जब हम सिलेंडर टेस्ट करते हैं, राइट, सिलेंडर टेस्ट करते हैं तो उसमें लोडिंग जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और उसके साथ जब हम कर्व ड्रा करते हैं तो यूं इस शेप में, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू होती है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू होती है, ये भी याद रखें। जब हम बीम को कंसिडर करते हैं तो बीम की सूरत में हमारे पास, बीम की सूरत में ये चीज़ आप थोड़े से इसको मैं एक्सप्लेन करूं, लेट्स से दिस इज बीम। तो बीम में एक न्यूट्रल एक्सिस होती है, राइट, उस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हमारा कंप्रेशन रीजन होता है, जोन होता है, ठीक है, और इसके नीचे जो होती है वो टेंशन जोन होती है, राइट, टेंशन जोन। अब देखिए, जब भी हम हमारा हमारे पास कोई भी बीम हो, ठीक है, जब उस बीम के ऊपर लोडिंग आती है और वो बेंड होती है इस तरह, तो इसमें दो क्लियर जोन होती हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें ऊपर से कंप्रेशन होती है क्योंकि ऊपर से ये कंप्रेस्ड है, और नीचे से इसमें टेंशन होती है, राइट। सो नीचे हमारे पास टेंशन जोन और ऊपर हमारे पास कंप्रेशन जोन होती है। तो ऊपर से ये कंप्रेस होती हैं जबकि नीचे से ये स्ट्रेच होती है। तो इस वजह से ये जो सेक्शन है, यहाँ पे ना हमारे पास, यानी कि ये जो रीजन है, ये ये रीजन कंप्रेशन में होती है सी, और ये नीचे वाला जोन है इसमें टेंशन होती है। अब इसमें मजे की बात यह है कि इसमें हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है टेंशन में वो बहुत कम होती है, उसको हम इग्नोर करते हैं और यहाँ पे स्टील इंट्रोड्यूस करते हैं। और स्टील जो होती है वो सारा जो टेंशन फोर्स जनरेट होती है उसको वो अफोर्ड करती हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। और इन दोनों के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं लेवर आर्म, राइट। अब ये बात आप जरा याद रखिए कि इस सूरत में हम इस चीज को थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। देखिए, यहाँ लोडिंग जो है वो परपेंडिकुलर है, यहाँ लोडिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल है। अब इस ग्राफ को इसके साथ हम अलाइन करेंगे, यानी कि ये जो ग्राफ है ना, ये इसके साथ अलाइन नहीं है, यानी कि ये ग्राफ इसके साथ रिजेंबल नहीं है, ठीक है। इसको कैसे रिजेंबल करते हैं? देखिए, इसको ना हमने 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है। जब इसको हम रोटेट करते हैं तो इट लुक्स लाइक इन दिस शेप, यहाँ स्ट्रेन और यहाँ टेन स्ट्रेस, सॉरी, इसको हम यू रोटेट करते हैं इस तरह, तो यहाँ हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आएगी और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस की। लेकिन इससे जो इसकी जो ये जो ग्राफ होगी, कर्व होगी, इट लुक लाइक्स इन दिस शेप, फिर इस तरह होगी। अब इसको हम दोबारा जो है, इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज इसको रोटेशन देते हैं, तो फाइनल जो होगा, फाइनल शेप इसकी, इट लुक लाइक इन दिस शेप। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेन और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस, ठीक है ना। ये हमारे पास स्ट्रेस की जो वैल्यू है, सॉरी दिस इज नॉट, दिस इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेस, दैट इज द shear, राइट। दिस इज बेसिकली स्ट्रेस, राइट, नॉट shear। नाउ अब देखिए, इसको जब हम रोटेट करते हैं ना, तो दिस कर्व विल बी लुक लाइक इन दिस शेप, ठीक है ना। तो ये वो ब्रेकिंग पॉइंट और ये वो एफ सी प्राइम जो कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की। अब ये जो होगी, ये स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रेस होगी, ये बराबर होगी गेमा एफ सी प्राइम के, ठीक है ना। अब ये वो ग्राफ है, ये वो कर्व है जो इसके साथ अभी रिजेंबल है, क्योंकि ये स्ट्रेस अलोंग द एक्स एक्सिस है, और अब ये जो है कंप्रेशन फोर्स के साथ चूंकि ये रिजेंबल है, इस वजह से ये जो ग्राफ होगी, यानी ये जो कर्व होगी, इसको हम शो करेंगे किसमें? एक आरसी मेंबर की सूरत में। किस तरह शो करते हैं? लेट्स सी। देखिए,
फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंक्रीट की सेक्शन है, ठीक है, इस तरह की एक सेक्शन है, राइट। अब ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रेस डायग्राम होगी, स्ट्रेस डायग्राम, इट विल बी लुक्स लाइक इन दिस शेप। यानी कि अब हमने ये इसको इसको यहाँ से वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो it will be goes like in this shape, then it will be parabolic and it will be zero at the neutral axis, right? It will be zero at the neutral axis. So इसकी जो ultimate strength है वो ये है, right? Ultimate ये है FC prime, और यहाँ जो इसकी वो है, ये strength जो होगी it is gamma times FC prime, ठीक है ना। और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जो reinforcement है वो T, सारा का सारा लोड जो टेंशन होगी वो टी, और इसकी जो रिजल्टेंट होगी स्ट्रेस, क्योंकि ये तो स्ट्रेस डायग्राम है, इस तरह ये स्ट्रेस है, तो इसकी जो रिजल्टेंट होगी वो सी होगी, ठीक है। अब इसकी जो डेप्थ होगी, टोटल डेप्थ, ये डेप्थ बराबर होगी सी के, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से। याद रखिए ये कैपिटल सी है, स्मॉल सी है। अब कंक्रीट ब्लॉक की जितनी डेप्थ है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से, स्मॉल सी से, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि ये डायग्राम जो होती हैं ये कहाँ से हमने डिराइव किया, ठीक है। अब ये जो हम एवरेज स्ट्रेस यूज करते हैं, एवरेज स्ट्रेस, हाँ, इसमें एक इजाफा मैं और करता हूँ कि कंक्रीट की सूरत में जो हम स्ट्रैंड डायग्राम यूज करेंगे वो लीनियर डायग्राम होगी। याद रखिए इस न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेंथ की मकदार जीरो होगी, और ठीक है ना, यहाँ जो स्ट्रेन होगी, यहाँ जाहिर है ये अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ द कंक्रीट सैंपल होगी, जो कि वर्सेस द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट सैंपल, राइट। तो स्ट्रेन की जो बिहेवियर है वो लीनियर है, याद रखें। अब इसमें एक बहुत अहम क्वेश्चन ये है कि कंक्रीट की जो अल्टीमेट स्ट्रेन होती है, जिस पे कंक्रीट को हम फेल कंसिडर करते हैं, वो क्या है। इसको ऐसे कोड में एप्सिलॉन यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से जो वैल्यू निकल आई है वो है 0.003। यानी ये वो स्ट्रेन है, कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेन है, जिसके बाद कंक्रीट विल नॉट एबल टू सपोर्ट एनी फर्दर स्ट्रेस और लोडिंग, राइट। इसकी ये एवरेज वैल्यू है। आमतौर पर हाई स्ट्रेन कंक्रीट के लिए ये वैल्यू 0.0025 तक, और लो स्ट्रेन के लिए ये वैल्यू 0.0045 तक होती हैं, ठीक है। इसका जो एवरेज है वो 0.003, यानी कंक्रीट की क्रशिंग जो है वो इस स्ट्रेन, इस वैल्यू पे होगी, राइट। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि कंक्रीट जो है वो कंपोजिट मटेरियल है, यानी कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील प्लस कंक्रीट। बट याद रखें जब भी हम इक्वेशंस ड्राफ्ट करते हैं फ्लैक्चर बिहेवियर के लिए जो भी है, तो उसमें मुख्तलिफ एजम्पशंस यूज है। अगर आप ACI नेल्सन की बुक की थोड़ी सी विजिट करें तो उसमें मुख्तलिफ एजम्पशंस है जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है ना। उन एजम्पशंस को मैं डिस्कस नहीं करता बिकॉज दे आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द बुक, प्लीज गो एंड विजिट दोज एजम्पशंस। ये बात आप याद रखें। उस एजम्पशन में एक एजम्पशन ये है कि बोथ स्टील और कंक्रीट एक तरह से बिहेव करेगा। बिहेव का मतलब ये है, अब देखिए ये लीनियरली रिलेशनशिप हम क्यों डेवलप करते हैं, इस वजह से कि स्टील और कंक्रीट में जो स्ट्रेन होगी किसी भी पॉइंट किसी भी लोड पे वो सेम होगी। यानी स्टील में, अब देखें ना, यहाँ पे स्टील में जो स्ट्रेन होगी एप्सिलॉन एस, वो प्रोपोर्शनल है विद एप्सिलॉन यू। हम सिमिलर ट्रायंगुलर रूल यूज करते हैं और उससे हम इसको ड्राफ्ट करते हैं। यानी कि किसी भी पॉइंट पे कंक्रीट में जो स्ट्रेन होगी वो सेम टू सेम स्टील में भी होगी। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेस, यानी कि स्टील में जो स्ट्रेस होगी वो कंक्रीट में नहीं होगी।
यानी कंक्रीट की स्ट्रेस डिफरेंट होगी, स्टील की डिफरेंट होगी। क्योंकि बिकॉज उसकी रीजन ये है, आलो के स्ट्रेन सेम है लेकिन स्ट्रेस सेम नहीं होगी। कंक्रीट की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ईसी, इट इज वेल डिफरेंट फ्रॉम द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो है वो 29,000 KSI है, लेकिन कंक्रीट की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है मुख्तलिफ की उसकी मुख्तलिफ होती है, लेकिन मोर देन 4,000 5,000 एवरेज इस तरह इसकी वैल्यू आती है। लेकिन जो ACA कोड की जो एम्पेरिकल इक्वेशंस है इसके लिए 1.5 WC टाइम्स 1 की पावर 1.5 into FC prime, right? Yes, 1.5, right? This is, you can calculate accurately the modulus elasticity of concrete by using this empirical equation. Sometime it may be used, you people may see this is 57,000 into FC prime under root, where WC, which is the unit weight of concrete, is 145 psf, pound per cubic feet, right? This equation may be used, right? तो इस मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से स्ट्रेस सेम नहीं होती, राइट? अब जो हमने जो डिस्कस किया एवरेज स्ट्रेस को, FAV को, याद रखें 0.72 टाइम्स ऑफ FC प्राइम। ये जो वैल्यू होती हैं ये वेरी करती है मुख्तलिफ कंक्रीट। 0.72 जो है ये तब होती है जब हमारे पास FC प्राइम की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4,000 PSI हो, राइट? और फिर ये ड्रॉप करती हैं, जो कि बाद में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर 2 में। लेकिन ये वेरी करती है 72 से 0.56 तक। क्लियर? यहां तक इसकी वैल्यू में वेरिएशन आती है, यानी कि ये लो स्ट्रेंथ के लिए है लेकिन ये हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। ये भी आप लोग याद रखें, ठीक है? जो कि बाद में लेक्चर नंबर 2 में मैं इसको कंप्लीटली डिफाइन करूंगा। इसमें एक जो बहुत अहम क्वेश्चन है कि 0.72 को हम यूज़ क्यों नहीं करते, यानी कि ऐसे कोड में इस एवरेज वैल्यू को हम यूज़ क्यों नहीं करते। इसके रीजंस है। एक रीजंस तो ये है कि ये एवरेज स्ट्रेंथ को कंसिडर करता है। एवरेज स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि ये एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। इस एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और जो इसका जो सेंट्राइड है, और जब हम एवरेज कंसिडर करते हैं उन उस एवरेज स्ट्रेस जब हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो उनकी जो सेंट्राइड्स होती हैं वो क्लोज नहीं होती, उसमें डिफरेंट आता है। याद रखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और जो सबसे की पॉइंट है इस इक्वेशंस एम के लिए इक्वेशंस डिराइव करने में, वो हमारे पास इस सी की मैग्नीट्यूड है, ओके, और इसकी टॉप फाइबर से इसकी पोजीशन है। अगर ये दो चीजें हमें नोन हो तो फिर हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इन दो चीजों को हम हमेशा, इन दो क्वांटिटीज को हम हमेशा सही तरीके से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जब हम ये वैल्यू यूज करते हैं एवरेज वैल्यू, तो फिर ये इसके लिए जो सी की पोजीशन होती है वो नहीं होती है जो कि एक्चुअल के लिए होती है। एक रीजन की ये है। इसकी दूसरी रीजन जो है वो ये है कि 0.72 पे 0.72 72% ऑफ FC प्राइम स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो वो नहीं होती हैं जो एक्चुअल यानी कि 0.85 पे जो होती हैं। याद रखें 0.85 FC प्राइम जो स्ट्रेन की वैल्यू जो आपको देती हैं, इट विल क्लोज टू द एक्चुअल स्ट्रेन एट दिस अल्टीमेट स्ट्रेस। बट ये जो आपको स्ट्रेन देती है वो इट विल नॉट क्लोज टू दैट वन। So that why these two are the reasons, or maybe there are some other reasons due to which we are not using this value. We will prefer this one. ACA code prefer this one, right? This is also the reason. It should be remembered. अब किसी भी फ्लेक्सर मेंबर की अल्टीमेट जो जो मूवमेंट कैपेसिटी है या जो कैपेसिटी है
या जो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी है, उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें वेल एस्टेब्लिश क्राइटेरिया होनी चाहिए। हमारे पास क्राइटेरिया होनी चाहिए जो कि एसीआई कोड ने डिफाइन की है। क्राइटेरिया नंबर 1 जो एसीआई कोड की है वो ये है कि जब कंक्रीट फेल कब हम कंसिडर करेंगे, यानी कंक्रीट की क्रशिंग कब हम कंसिडर करते हैं, जब एप्सिलॉन यू अप्रोच करती हैं 0.003 तक, यानी कि जब कंक्रीट की स्ट्रेन की वैल्यू 0.003 तक पहुंचती है, सो दिस कंक्लूड्स दैट कंक्रीट विल नो मोर, राइट। वो फेल है, वो क्रश्ड है। दूसरी जो क्राइटेरिया है वो स्टील पे है कि जब स्टील यील्ड करता है, स्टील यील्ड का मतलब ये है कि एफ एस रीचेस टू व्हाट, एफ एस रीचेस टू एफ वाई, और एफ वाई को हम फाइंड आउट करते हैं एफ एस डिवाइड बाई ई एस से, जो कि हमारे पास नोन होती हैं, राइट। तो ये दो ऐसे क्राइटेरिया है जिसको स्टेब्लिश करने के बाद हमें we don't need to take any tension about the stress distribution diagram, whether it is parabolic, whether it is trapezoidal, whether it is triangular। याद रखें जब हमारे पास ये दो क्राइटेरिया होना, तो इन दो क्राइटेरिया को यूटिलाइज करते हुए हम सी और सी की पोजीशन को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत अहम डिस्कशन है जो कि आप लोगों को ये दो क्राइटेरिया बाद में यूज होगी और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ तक हमने इस पूरे पेज को कवर किया, इसमें जो भी पॉइंट्स हो वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। ये मैंने आपको डिस्कस किया है जो कि इलास्टिक थ्योरी में हम इस तरह स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करते हैं, और इन इलास्टिक जो कि सीआई कोड में हम इसको यूज करते हैं, सो दैट विल बी एन पैराबोलिक, राइट। इसके बाद जो एक अहम टॉपिक है वो ये है कि इस डायग्राम को थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और बाद में इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। देखिए ये डायग्राम तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि व्हाट दिस विल बी द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। फिर इस ब्लॉक की जो डेप्थ होती है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इसकी जो अल्टीमेट टॉप स्ट्रेंथ होती है वो अल्फा टाइम्स एफ सी प्राइम। अब याद रखें जब एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम लेते हैं पैराबोलिक, तो उसमें हम फैक्टर यूज करेंगे अल्फा, लेकिन बाद में जब हम लेक्चर नंबर 3 में आप देखेंगे जब बाद में हम इस डायग्राम को रेक्टेंगुलर डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इस अल्फा को हम रिप्लेस करेंगे विद गेमा, ठीक है ना। तो अल्फा और ये जो बीटा है, याद रखिए लेक्चर के फर्स्ट स्टेज में मैंने आप लोगों को बताया कि बीटा को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सो बीटा इज व्हाट, बीटा जो है ये वो पोर्शन है, वो फ्रैक्शन वैल्यू है, लेट मी ड्रा दिस, राइट। देखिए हमारे पास जो है ये स्ट्रेस डायग्राम जो है वो इस तरह है, ठीक है। यूं इधर है ये 0, राइट। अब देखें इसकी जो ये वैल्यू है ना, इसको हम कंसिडर करते हैं अल्फा टाइम्स एफ सी प्राइम। याद रखिए ये स्ट्रेस की एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। इस ब्लॉक की जो डेप्थ होती हैं उसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होती है जो कंप्रेशन है उसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द टॉप फाइबर इसकी जो पोजीशन है ये सी के कुछ फ्रैक्शनल डिस्टेंस है, उस फ्रैक्शन को हमने डिनोट करना है बीटा से, बीटा टाइम्स सी। सो ये बीटा जो है इसको भी हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब याद रखिए यहाँ पे टेंशन की फोर्स डेवलप होती है टी, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम लेवर आर्म एल ए से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर है, देखिए टेंशन स्टील के सेंट्राइड से लेके टॉप फाइबर तक जितना डिस्टेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। अब डी से यार, सो अब डी लेवर आर्म किसके बराबर होगी, यानी कि अगर इस डिस्टेंस में से हम इस डिस्टेंस को निकाल ले, राइट, सो इट विल गिव अस लेवर आर्म बीटा सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाद में हम इसको यूटिलाइज करेंगे कि लेवर आर्म जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू यूज होगी।
अब सी की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, सी की जो वैल्यू, स्ट्रेस ब्लॉक का जो एरिया होता है, राइट, अल्फा एफ सी प्राइम इंटू बी विड्थ ऑफ द कंक्रीट सेक्शन टाइम्स सी, इसकी जो डेप्थ है, ये सी की कंप्रेशन हो, कंप्रेशन जो रिजल्टेंट कंप्रेशन है इसकी इसकी मकदार होगी। अब इसकी जो स्ट्रैंड डायग्राम बनती है, इट विल बी लुक्स लाइक इन दिस शेप, राइट, यहाँ पे जीरो और यू, ठीक है। यहाँ हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रैन होगी, यहाँ स्टील में जो स्ट्रैन होगी उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन एस से, और यहाँ जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ टॉप तक ये टोटल डिस्टेंस डी है, और ये जो डिस्टेंस है वो सी है, ठीक है। तो सी में से अगर डी में से सी को निकाल दे तो ये डिस्टेंस हमारे पास डी माइनस सी। तो सिमिलर ट्रायंगुलर रूल से हम एप्सिलॉन एस को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्सिलॉन एस डिवाइड बाय एप्सिलॉन यू इक्वल्स टू डी माइनस सी डिवाइड बाय सी। सो एप्सिलॉन एस इक्वल्स टू व्हाट, एप्सिलॉन यू टाइम्स डी माइनस सी डिवाइड बाय सी, राइट। इससे हम प्रोपोर्शनलिटी है, इससे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आई थिंक सो ये डायग्राम चूंकि मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, ये स्ट्रैंड डायग्राम, और ये ऑलरेडी आई विल डिस्कस इट, ठीक है। अब इस लेक्चर को अगर हम वाइंड अप करें तो जो जो इसका अगर हम खुलासा निकाले, देखिए हमारे पास एम इन की वैल्यू जो है ना वो रिक्वायर्ड है कि हम इसको फाइंड आउट करें। इस एम इन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरियाज है जो कि हम यूज करेंगे। एक यील्डिंग ऑफ द स्टील क्राइटेरिया है, यील्डिंग ऑफ स्टील, राइट। हम एस्यूम करेंगे कि एफ एस रीचेस टू एफ वाई, राइट। और दूसरा जो क्राइटेरिया है क्रशिंग ऑफ कंक्रीट, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट जब होगी तो यानी कि एप्सिलॉन यू जब अप्रोच करती हैं 0.003 तक, राइट, तो हमारी जो कंक्रीट होगी उसको फेल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। दिस विल एंड ऑफ दिस लेक्चर राइट हियर, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर बियॉन्ड दिस पॉइंट। ओके, उस लेक्चर में हम एम इन के लिए एक इक्वेशन डेवलप करेंगे, और वो इक्वेशन जो होगी रो बी डी स्क्वायर इंटू एफ वाई इंटू वन माइनस रो टाइम्स एफ सी प्राइम डिवाइड बाई एफ वाई, राइट। तो इसी ही दो क्राइटेरियाज को यूटिलाइज करते हुए इसी ही डायग्राम को याद रखें, जो लेक्चर 2 होगी उसमें हम पैराबोलिक स्ट्रेस डायग्राम को हम पैराबोलिकली कंसिडर करेंगे, और इसी ही यानी कि जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्ट्रेस की एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को यूटिलाइज करते हुए हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, ठीक है। और इन दो क्राइटेरियाज को यूज करते हैं। बाद में जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें हम इसी ही एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम व्हिटनी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। उसको हम, ताकि ये और भी सिंपल हो, क्योंकि हम जब इस सी पैराबोलिक को अगर हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जितनी भी कैलकुलेशन है इट विल बिकम मोर इजियर फॉर अस, ऑल द डेरिवेशन विल बिकम मोर इजी, राइट। सो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, हमारा टाइम बच जाता है, क्योंकि डायग्राम सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स होगी, राइट। हम अल्फा, बीटा, बीटा वन और गैमा, इन सारे फैक्टर्स को भी हम डिस्कस करेंगे, इसकी डिफरेंट वैल्यूज है, राइट, और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो सारे के सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस यहाँ तक आप लोगों को जो भी confusion हो, जो भी question हो, you can ask your question through comment through my email, and please subscribe the channel, like the video, like and share the video. Thank you for watching. See you in next lecture.